स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः मेरा चैनल भारतीय विजन क्लासेस पर। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आषाढ़ का एक दिन नाटक को लेकर आ गए हैं। इसका आज हम निचोड़ अध्यापन करेंगे। तो जितने भी साथी हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार ए स्टेट पेपर 2 ए स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर आपका सिलेबस में अगर आषाढ़ का एक दिन लगा हुआ है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आषाढ़ का एक दिन नाटक का निचोड़ अध्यापन करेंगे, जहां एक भी तथ्य छूटने वाले नहीं है। परीक्षा में बैठने के बाद सभी प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि निचोड़ अध्यापन करेंगे। तो जितने भी साथी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, बिहार ए स्टेट हो, ईएमआरएस हो या बिहार पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी आज की इस महत्वपूर्ण क्लास से जुड़ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं नाटक को, आषाढ़ का एक दिन। प्रकाशन वर्ष की चर्चा करते हैं तो इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1958, जो कई बार पूछ चुका है यह प्रश्न यहाँ से। और यह कितने अंकों की नाटक है? तो भैया ये नाटक जो है वो 3 अंकों की नाटक है, इसे भी याद रखिएगा। और लेखक इनके कौन हुए? तो मोहन राकेश जी क्या हुए? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हुए। जिनका जन्म की चर्चा करते, कई बार मोहन राकेश का जन्म भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, तो याद रखिएगा, इसे भी याद कर लेना। जन्म 3 जनवरी 1925, अमृतसर पंजाब, जो वर्तमान में कहाँ चला गया है? तो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में चला गया है। और इनका मृत्यु 3 जनवरी 1972 दिल्ली के आसपास इनका मृत्यु हुआ था। अब आगे चलते हैं। मोहन राकेश का पूरा नाम, तो इनका जो पूरा नाम था मदन मोहन गुगलानी था, याद रखिएगा। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश अमृतसर लाहौर पंजाब से क्या किए थे? तो मोहन राकेश जो थे वो अमृतसर, जो लाहौर जो पहले पाकिस्तान में था, वहाँ से संस्कृत विषय से एमए किए थे। तो कई बार आप देख रहे हैं कि आजकल प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न जो लेखक कवि है वो उनके बारे में पूछ देता है कि कहाँ से एमए किए, कहाँ से बीए किए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी बिंदु था जिसे हम लेकर आए, हम इसे छोड़े नहीं, क्योंकि यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। तो मोहन राकेश ने 2 बार एमए किए हैं। एक बार संस्कृत से वे कहाँ से किए थे? तो लाहौर पाकिस्तान से किए थे। और दूसरी बार हिंदी विषय से, ये पंजाब भारत से वो हिंदी विषय से किए, जबकि लाहौर पाकिस्तान से एमए उन्होंने संस्कृत विषय से किया, यानी उन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों से एमए की परीक्षा पास किए। आगे चलते हैं। मोहन राकेश एक सफल नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मोहन राकेश सारिका पत्रिका जो है, इस पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मोहन राकेश सारिका पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो 1962 ईस्वी में। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायक रहे। तो याद रखिएगा, नई कहानी आंदोलन जो चला था उसमें नई कहानी आंदोलन के जो त्रयी थे वो कौन थे? तो मोहन राकेश, राजेंद्र जादव और कमलेश्वर, ये तीनों क्या थे? तो नई कहानी आंदोलन के क्या थे? तो त्रयी इनको कहा जाता था। इसीलिए मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायक रहे, प्रमुख रचनाकार रहे। अब आगे चर्चा करते हैं, मोहन राकेश के परिवार के बारे में जान लेते हैं। इनका जो पारिवारिक जीवन कह सकते हैं विवादों से भरा रहा है, यानी अनेक आलोचकों ने आलोचना भी कर दी इनके विवाह को लेकर। तो सबसे पहले इनके पिता की चर्चा करते। पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। इनकी पत्नी सुशीला डोभाल, अनीता, और एक और पत्नी थी। मोहन राकेश ने कुल कितनी शादियां की थी? 3 विवाह किए थे। कितनी? तो 3 विवाह। इसीलिए कई आलोचकों ने इनके विवाह को लेकर भी आलोचना किए। और इनके 2 संतान थे, पूर्वा और शैली। और ये दोनों संतान किससे हुए थे? तो याद रखिएगा अनीता से पूर्वा और शैली 2 संतान की प्राप्ति इनको हुई थी। अब मोहन राकेश ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? ये भी याद रखिएगा, 63 कहानियां। कितनी कहानियां? 63 कहानियां। आगे बढ़ते हैं। पैरों तले जमीन इनका अधूरा उपन्यास है, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरों तले जमीन जो है मोहन राकेश का अधूरा उपन्यास है, जिसे पूरा किया कमलेश्वर ने। मलबे का मालिक इनका एक महत्वपूर्ण कहानी है, जहां से प्रतियोगी परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा, मलबे का मालिक एक कहानी है जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर रची गई है, और इस पर आगे चलकर एक फिल्म भी बनी थी, हीना। कितना महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो याद रखिएगा, हम आज नाटक पढ़ेंगे
आषाढ़ का एक दिन। लेकिन अभी हम लेखक का परिचय देख रहे हैं, क्योंकि लेखक का परिचय भी जान लेना अनिवार्य है। अब मोहन राकेश की रचनाएं देख लीजिए, कहानी संग्रह यहाँ दिया हुआ है। तो नन्ही इनका जो है 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कहानी है। तो पहली कहानी इनकी कौन है? तो नन्ही, याद रखिएगा। इसके अलावा इनके बहुत सारे कहानी इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, आज के साए, रोए रेसे, मिले जुले चेहरे, एक एक दुनिया, पहचान, मोहन राकेश की श्रेष्ठ कहानियां, चेहरे, वारिस, क्वार्टर, एक घटना, ये सभी क्या है? तो मोहन राकेश के प्रसिद्ध क्या है? तो सभी कहानी संग्रह है। अब इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है उन कहानियों को देख लेते हैं। मलबे का मालिक, जिसकी अभी हम चर्चा कर लिए, भारत विभाजन के त्रासदी पर रचित रचना है, जिस पर फिल्म बनी हीना। परमात्मा का कुत्ता, गुनाह बेलजत, सुहागिने, उसकी रोटी, एक और जिंदगी, आदरा, मिस पाल, बहुत ही प्रसिद्ध यह इनका कहानी है, जो आपको पता होगा कि जो झारखंड का जो पेपर 2 है, झारखंड का जेसीसी का पेपर 2, जिसमें यह कहानी लगा हुआ है, इसका भी वीडियो हमारे पहले लिस्ट में है। सौदा, सेफ्टी नंबर, मिट्टी के रंग इत्यादि इनके क्या है? तो मोहन राकेश के प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब उपन्यास में चलते हैं तो मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1968, अंतराल इनके क्या है? तो प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास भी हैं, स्याह और सफ़ेद, कांपता हुआ दरिया, कई, एक अकेले। अब कांपता हुआ दरिया का झेलम की मांझी के नाम से भी जाना जाता है। नीली रोशनी की बाहें, गुंझल, ये सभी क्या इनके अन्य उपन्यास हैं। अब निबंध की ओर चलते हैं, मोहन राकेश के निबंध की ओर। तो इनके निबंध है परिवेश, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। ब कलम खुद, रंगमंच और शब्द, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, हंसिए पर, समय सारथी, आईने के सामने। अब राकेश जी का जो पहला निबंध संग्रह परिवेश है, ये भी याद रखिएगा। इनका पहला निबंध संग्रह कौन है? परिवेश है, जिसमें कुल कितने निबंध है? तो परिवेश में कुल 21 निबंध हैं। अब बलकम खुद नई कहानी से संबंधित लेखों का संग्रह है, जो 1960 से 63 ईस्वी के बीच नई कहानी में बलकम खुद स्तंभ के रूप में प्रकाशित होता रहा। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो है मोहन राकेश से जुड़ी हुई है। अब हम नाटक की ओर चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन इनका क्या है? तो प्रसिद्ध नाटक है, जिसे आज हम पूरी व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे, पूरा संपूर्ण अध्ययन, निचोड़ अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इनके प्रसिद्ध नाटक है लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। अब पैरों तले की जमीन इनका अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास, जिसे पूर्ण किसने किया? तो कमलेश्वर ने, जिसे क्या किया? तो पूर्ण किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एकांकी में चलते हैं। इनका प्रसिद्ध एकांकी याद रखिएगा, अंडे के छिलके, बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी, जरूर पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा। सिपाही की माँ, अब प्यालियाँ टूटती है। अब डायरी में चलते हैं। मोहन राकेश ने आत्मकथ्य के रूप में डायरी भी लिखी है, जिसके कुछ अंश सरिका में गर्दिश के दिन तथा चोटियों की पंक्तियां और जमीन से कागजों तक परिवेश में प्रकाशित हुई हैं। तो इन्होंने कुछ डायरी भी लिखी हैं। अब यात्रा साहित्य इनका है, आखिरी चट्टान तक, पतझड़ का रंगमंच, ऊंची झील, व्यक्ति आत्मकथा, सतयुग के लोग। इसके अलावा रिपोर्टाज है, शोध प्रबंध की रचना की है, बाल साहित्य की रचना की है, एकांकी की संग्रह भी इनके कुछ हैं, कुछ अनुदित भी रचनाएं हैं। अब हम इनके पुरस्कार को देख लेते हैं, कौन कौन से पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। तो संगीत नाटक अकादमी, यह पुरस्कार इनको 1968 ईस्वी में मिला। जबकि आषाढ़ का एक दिन पर इनको जो है संगीत अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला मोहन राकेश जी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा चलते हैं नाटक की ओर। हम नाटक पढ़ने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी, जो सभी लोग जानते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो प्रथम मंचन कहाँ हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है उसका प्रथम मंचन 1959 ईस्वी में अनामिका कलकत्ता में हुआ था, और किसके निर्देशन में? याद रखिएगा, श्यामानंद जालान। तो कितने महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु हो गए, एक यह पॉइंट बन गया। निर्देशन किनका रहा? तो श्यामानंद जालान का। कहाँ पर ये प्रकाशित हुआ था? तो अनामिका कलकत्ता में प्रथम मंचन। और यह मंचन कब हुआ था इसका? तो 1959 में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। 58 में यह नाटक का प्रकाशन हुआ और 59 में इसका क्या हो गया? तो मंचन हुआ, मंचित हुआ, यानी खेला गया। आगे बढ़ते हैं।
यह नाटक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के जीवन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो कालिदास के जीवन से संबंधित है, जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि रहे। नायक और नायिका के रूप में कालिदास और मल्लिका हैं इस नाटक में, तथा खलनायक पात्र में विलोम है। यानी आषाढ़ का एक दिन का नायक कालिदास है, नायिका मल्लिका है और खलनायक कौन है तो विलोम है। आगे बढ़ते हैं। यह नाटक जो है ग्राम परिवेश में रहने वाली मल्लिका की सच्ची प्रेम की कथा तथा कालिदास की असफल प्रेम की कथा है। यानी मल्लिका और कालिदास प्रेमी प्रेमिका है, परंतु मल्लिका की सच्ची प्रेम की कथा को दर्शाया गया है, जबकि कालिदास को एक असफल प्रेमी के रूप में क्या किया गया तो चित्रित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा का आरंभ आषाढ़ के प्रथम दिन की वर्षा से होती है तथा कथा का अंत भी आषाढ़ के प्रथम दिन की वर्षा से होती है, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है आषाढ़ का एक दिन। आगे बढ़ते हैं। यह 3 अंकों का नाटक है। मल्लिका नाटक के तीनों अंक में उपस्थित रहती है। कह सकते हैं कि यह जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है नायिका प्रधान नाटक भी इसे हम कह सकते हैं। यह नाटक पुरुष की अहम वृत्ति की शिकार स्त्री की दयनीय दशा को उद्घाटन भी करती है, और ये दयनीय दशा किसकी है तो मल्लिका की है। इस नाटक का प्रधान रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस प्रधान है तो याद रखिएगा श्रृंगार रस प्रधान है। यह नाटक मल्लिका का भावनाओं से कालिदास के प्रति समर्पित प्रेम तथा कालिदास के दुर्बल और स्वार्थी चरित्र को भी सिद्ध करता है। यानी मल्लिका कालिदास से संपूर्ण भावना से प्रेम करती है, परंतु कालिदास क्या करता है, जब वो अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर जब उज्जैनी चला जाता है तो उसका जो स्वभाव है स्वार्थी हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और कुल मिलाकर क्या होता है तो वो मल्लिका को भूल भी जाता है। अंत में जब उसकी स्थिति जब दयनीय हो जाती है, जब वो कश्मीर का शासक बनता है, जब वहाँ से जब युद्ध होने लगते तो वहाँ से जब भाग कर आता है तो वो पुनः सोचता है कि मल्लिका के पास जाऊँ, परंतु उस समय बहुत कुछ हो चुका होता है, यानी सब कुछ उसके पास से क्या होता है बहुत दूर जा चुका होता है। तो कुल मिलाकर इसमें कालिदास है उसका जो चरित्र आया है एक दुर्बल और स्वार्थी चरित्र के रूप में भी आया है। अब पात्र परिचय में ही चलते हैं। सबसे पहले कालिदास को ही देखते हैं। नाटक का क्या है तो कालिदास नायक है और एक कवि है। उज्जैनी के राजकवि से सम्मानित, यानी उज्जैनी में इनको राजकवि से सम्मानित किया गया उज्जैनी सम्राट द्वारा। कश्मीर का शासक भी बनाया गया है। शासक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे अच्छा से पढ़ लेंगे। भावुक, दयालु, परम स्वाभिमानी, दुर्बल चरित्र है। यानी भावुक भी है, दयालु है, परम स्वाभिमानी, दुर्बल चरित्र है। मल्लिका का प्रेमी है तथा उज्जैनी की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी का पति है। यानी मल्लिका का प्रेमी, यानी ग्राम परिवेश में वो मल्लिका से प्रेम करता था, परंतु जब उज्जैनी चला जाता है राजकवि के रूप में तो वहाँ जाकर क्या करता है तो राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से क्या करता है तो विवाह कर लेता है और मल्लिका को जहाँ तक भूल भी जाता है। विलोम का प्रतिद्वंदी है, यानी विलोम का प्रतिद्वंदी ये है और इसका प्रतिद्वंदी कौन है तो विलोम है। एक असफल प्रेमी जो नाटक के अंत में स्वयं को अकेला महसूस करता है, और ये मातुल का क्या है तो भांजा है। यानी ग्राम प्रवेश में रहने वाला जो मातुल है उसका भांजा है। कुल मिलाकर मातुल ही क्या किया था तो इसका पालन पोषण किया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मल्लिका के बारे में। तो मल्लिका नाटक की नायिका है, एक सच्ची समर्पित प्रेमिका है। भावनाओं में भी एक भावना का वर्णन करने वाली स्त्री है। एक ग्रामीण या ग्रामीण होगा, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में कट कर दिया गया है। तो एक ग्रामीण सीधी साधी युवती है। ग्रामीण महिला अंबिका की एकमात्र पुत्री है। भावनाओं से प्रेम करने वाली है। कालिदास की प्रेमिका है और नाटक के अंत में विलोम की पत्नी और एक बच्चे की मां के रूप में भी चित्रित हुई है। लेकिन ये भी कहा गया कि मल्लिका जो है विलोम की पत्नी बन जाती है, फिर भी वो विलोम की पत्नी होने के बावजूद भी विलोम की नहीं हो पाती है, वो अंत तक भी कालिदास की बनी रहती है। ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला कहाँ मिलता है, लेकिन ठोकर ही मिलता है। अब चलते हैं अंबिका के बारे में। मल्लिका की माता है।
कालिदास से विरोध का भाव रखती है। महामारी में पति की मृत्यु हो जाती है इनकी पति की। मल्लिका के भविष्य के प्रति वह चिंतित है, यानी मातृत्व प्रेम जो है मल्लिका के प्रति, उसके आधार पर वो मल्लिका के भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि मल्लिका कालिदास के साथ रहती है, तो इस तरह के बातों को लेकर वो बहुत चिंतित रहती है। मातृ हृदय, पीड़ा, वात्सल्य, कठोरता, आक्रोश इत्यादि के भावों से युक्त है अंबिका। और इनका जो अंक 2 में ही क्या होता है, अंक 2 तक ये पात्र के रूप में चित्रित हुई है। अंक 2 में ये बीमार रहती है और अंक 3 में ये मतलब मर चुकी होती है, मतलब इनका जो कैरेक्टर है अंक 3 में नहीं आता है। अगला पात्र विलोम, एक ग्राम पुरुष है, स्पष्टवादी है। कहाँ का ग्राम पुरुष है, तो मल्लिका का ही गांव का एक पुरुष है। नाटक का खलनायक पात्र है, कालिदास का प्रतिद्वंदी तथा नाटक के अंत में मल्लिका की बच्ची का पिता है। दूसरे के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करने वाला पात्र है। नाटक का असफल कालिदास के रूप में चित्रित भी है, यानी नाटक में असफल कालिदास कौन है, यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में असफल कालिदास के रूप में कौन है, तो याद रखिएगा विलोम है। अंबिका का विश्वास पात्र चरित्र भी है। अब आगे चर्चा करते हैं। प्रियंगु मंजरी कालिदास की पत्नी है, रानी है, उज्जैनी की राजकुमारी है। अब मल्लिका के प्रति दया भाव दिखाती जब वो ग्राम आती है, यानी मल्लिका के गांव आती है, तो मल्लिका के घर वगैरह को देखकर, उसकी दशा को देखकर दया भाव दिखाती है। मदद भी करना चाहती है, परंतु मल्लिका अस्वीकार कर देती है। मातुल कालिदास का मामा है और कालिदास का आश्रयदाता। भौतिक सुख लाभ की अभिलाषा रखने वाला, अवसरानुकूल अपना चरित्र बदलने वाला पात्र है और एक ग्राम पुरुष है, गांव में रहने वाला व्यक्ति है। दंतुल एक राजपुरुष है, यानी राज्य का, उज्जैनी का राज कर्मचारी है। नाटक के प्रारंभ में हरिण शावक को घायल कर कालिदास और मल्लिका के बीच नोक झोंक भी करता है, और इसी के द्वारा पता चलता है, दंतुल के माध्यम से ही मल्लिका और कालिदास को पता चलता है कि उज्जैनी के जो सम्राट हैं वो कालिदास को राजकवि के रूप में सम्मानित करना चाहते हैं। ये दंतुल से ही पता चलता है। निक्षेप कौन है, ये ग्राम पुरुष है, मल्लिका के प्रति दया भाव रखने वाला है, और जब कालिदास वहाँ विवाह कर लेता है तो निक्षेप को बहुत ही क्या होता है, कालिदास के प्रति खेद प्रकट होता है। रंगनी और संगनी प्रियंगु मंजरी के साथ आई हुई स्त्री जो कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर शोध कर रही है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। रंगनी संगनी से जो हुआ कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर शोध कौन कर रही थी, तो याद रखना रंगनी और संगनी। आगे चलते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। उज्जैनी के क्या हैं, तो अनुस्वार और अनुनासिक उज्जैनी के अधिकारी यानी कर्मचारी हैं। राजकुमारी प्रियंगु मंजरी का मल्लिका के घर आगमन हेतु घर के कमरे के व्यवस्थित करने का भार मिला है, यानी राजकुमारी प्रियंगु मंजरी का मल्लिका के घर में आगमन होने वाला है। और उनका आगमन से पहले क्या होता है, तो अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, तो मल्लिका के यहाँ आकर उसके घर को व्यवस्थित कर रहे हैं, कहाँ कौन सा सामान होना चाहिए। ये हास्य पात्र के रूप में भी हैं, क्योंकि इधर उधर सामान करते पुनः फिर जहाँ है वहीं रख देते हैं। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से इन दोनों में से किसी के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखती है, परंतु मल्लिका अस्वीकार भी कर देती है। अब चलते हैं, कुल पात्र कितने हैं, तो इस नाटक में कुल पात्रों की संख्या 12 है, जिसमें पुरुष पात्र 7 हैं और स्त्री पात्र कितने हैं, तो 5 हैं। 5 स्त्री पात्र और 7 पुरुष पात्र। अब पात्रों में देखिए मुख्य पात्र कौन कौन हुए जो संपूर्ण नाटक में मुख्य पात्र के रूप में, तो कालिदास, मल्लिका, अंबिका और विलोम जो है मुख्य पात्र के रूप में है। अब इसमें ग्रामीण पात्र कौन है, तो कालिदास, मल्लिका, अंबिका, विलोम, निक्षेप, ये सभी क्या हैं, तो ग्रामीण पात्र हैं। जबकि नगरी पात्र में हो गए प्रियंगु मंजरी, दंतुल, रंगनी, संगनी, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब क्या हो गए, तो नगरी पात्र हो गए। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, कालिदास ग्राम में ही रहता है, परंतु उज्जैनी का राज कवि होने के बाद कश्मीर का शासक बन जाता है, याद रखिएगा। अब कालिदास की रचनाएं, तो कालिदास की रचनाएं हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान संकुतुलम,
तो याद रखिएगा ऋतुसंहार पर ही, इसी कृति पर उज्जैनी सम्राट ने कवि को, कालिदास को राजकवि के पद से सम्मानित किया था। ऋतुसंहार वो गांव में रहकर कालिदास लिखे थे, जबकि कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान संकुतुलम ये जो है उज्जैनी में रहकर उन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। अब मल्लिका के घर की स्थिति की चर्चा करते हैं। तो मल्लिका के घर की चर्चा बहुत है, तो स्थिति प्रथम अंक में देखते क्या होता है। एक साधारण घर है, झोपड़ी है, दीवारें लकड़ी की हैं जो चिकनी मिट्टी से पोती हुई हैं तथा उन पर गेरू से स्वास्तविक चिन्ह बने हुए, याद रखिएगा। चिकनी मिट्टी से दीवारें क्या हैं, तो दीवारें लकड़ी की हैं और चिकनी मिट्टी से पोती हुई हैं और उन पर गेरू के स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं। दरवाजे के सामने का जमीन जो है, दरवाजे के सामने का जो जमीन, एक प्रकार से हम लोग आजकल क्या कहते हैं, जो पहला दरवाज़ा खुलता है तो हॉल आता है, तो जमीन अंधकार सा है। ड्योढ़ी के दोनों ओर क्या है, तो ताक यानी धरखा है, एक प्रकार से मान सकते हैं, जिस पर मिट्टी के बुझे हुए क्या है, दिए रखे हुए हैं। पहले के ज़माने में दिए रखे जाते थे धरखा पर, है ना। ये दरवाजे पर गेरू एवं हल्दी के कमल के शंख बनाए भी गए, और जो दरवाजे हैं उन पर गेरू एवं हल्दी के हल्दी के कमल और शंख बनाया गया है ना, कमल और शंख बनाए गए। घर में मिट्टी और कांसे के 3-4 घड़े हैं। प्रारंभिक में उनके घर में कितने, तो मल्लिका घर में 3-4 बड़े बड़े घड़े जो मिट्टी और कांसे के हैं। और घर में आसन जो है लकड़ी का है, जो आसन जो बैठने वाला, सोने वाला, एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसमें तल्प के रूप में बाघ का छाल बिछा हुआ, अर्थात बिछावन के रूप में क्या बिछाया गया है उस पर, तो बाघ का छाल बिछाया गया, याद रखिएगा, बिछावन के रूप में। अब घर में 2 चौकियां हैं बैठने के लिए बना, और घर में कितनी चौकियां बैठने के लिए है, तो 2 चौकियां, याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण है। अब द्वितीय अंक में घर की स्थिति क्या होती है, तो दीवारों की लिपाई बहुत स्थानों पर उखड़ रही है। गेरू से बने सात्विक चिन्ह और शंख और कमल का चिन्ह गायब से होते जा रहे हैं। घड़ों की संख्या जो पहले 3-4 थी, अब 2 ही बचा है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं। घर में अब बैठने के लिए एक ही चौकी है। पहले प्रथम अंक में 2 चौकी था बैठने के लिए, अब एक ही चौकी बचा हुआ है। अब तीसरा अंक जब प्रारंभ होता है, तीसरा अंक में घर की स्थिति वही, सब कुछ वही है। अब क्या होता है, घर प्रकोष्ठ में सब कुछ जर्जर हो चुका है, यानी घर वही है परंतु सब कुछ जर्जर हो चुका है पहले से, यानी बहुत ही मतलब एक प्रकार से खराब हो चुका है, टूट फूट चुका है। सिर्फ एक ही कुंभ घड़ा बचा हुआ है। तो प्रथम अंक में देखें कि 3-4 घड़ा, दूसरा अंक में गए 2 घड़ा, अब इसमें सिर्फ एक ही कुंभ घड़ा बचा है। अब वो भी घड़ा क्या है, तो जो एक घड़ा बचा वो भी क्या है, तो उसमें वो भी टूटा हुआ घड़ा बचा हुआ है। दीवारों पर जो स्वास्तिक चिन्ह, कमल और शंख के चिन्ह जो पहले थे, उनका नामो निशान नहीं, मानी उसका नामो निशान मिट चुका है, मतलब बिल्कुल नहीं है। एक दीपक जल रहा है। चूल्हे के पास 2 बर्तन रखा हुआ है। चूल्हे के पास मात्र कितने, 2 बर्तन है। अब आसन पर अब बाघ का छाल नहीं है। पहले जो आसन पर बैठने के लिए जो बाघ का छाल था बिछावन के रूप में, अब वो नहीं है तृतीय अंक में। अब हम इसके संपूर्ण कथासार को एक करके देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की शुरुआत आषाढ़ के प्रथम दिन में वर्षा से भीगकर आई ग्रामीण लड़की मल्लिका के अपने घर में प्रवेश से होता है। मल्लिका की माता अंबिका को मल्लिका का इस तरह वर्षा में भीगना और कालिदास के साथ पर्वत शिखरों पर घूमना नहीं सुहाता है, यानी उनको अच्छा नहीं लगता है। मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है और आषाढ़ की इस वर्षा में कालिदास के साथ क्या रहती है, तो वो रहती है, इसलिए यह बात अंबिका को अच्छा नहीं लगता है। कालिदास घायल हरिण शावक लिए मल्लिका के घर आता है। ये प्रथम अंक में ये सब हुआ है। दोनों मिलकर हरिण शावक का उपचार करते हैं। अब हरिण शावक उज्जैनी के राजपुरुष दंतुल के बाणों से घायल होता है। ये जो हरिण शावक को लेकर आते वो किसके द्वारा घायल हुआ था, तो ये उज्जैनी से आए राजपुरुष दंतुल के हाथों से यह हरिण शावक घायल हुआ था। और इस हरिण शावक को लेकर जो है कालिदास मल्लिका के घर आता है, जहाँ पर मल्लिका और कालिदास इसकी क्या करते, तो उपचार करते हैं। दंतुल से कालिदास को यह पता चलता है कि उज्जैनी के सम्राट उनकी रचना ऋतुसंहार, किसके लिए, तो उज्जैनी के सम्राट जो है उनकी रचना ऋतुसंहार के लिए उज्जैनी के राजकवि पद से सम्मानित करना चाहते हैं।
कालिदास उज्जैनी जाने से इनकार कर देता है। अब देखिए, जब उनको दंतुल से पता चलता है कि उज्जैनी के जो सम्राट हैं उनकी रचना ऋतुसंहार के लिए कालिदास को राजकवि पद से सम्मानित करना चाहते हैं, परंतु कालिदास क्या करता है, उज्जैनी जाने से इनकार कर देता है। क्यों इनकार कर देता है? क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से जाकर अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ऐसा उसे लगता है कि मैं अपनी भूमि को भूल जाऊंगा। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब वहाँ जाता है तो मल्लिका को भी भूल जाता है, अपनी मातृभूमि को भी भूल जाता है। ऐसा होता है, जैसा उसे लगता है वैसा हो भी जाता है। मल्लिका जगदम्बा मंदिर के पास जाकर कालिदास से स्नेहपूर्ण जिद करती है। अंततः कालिदास मल्लिका के आग्रह पर उज्जैनी चला जाता है। यानी कालिदास के आग्रह पर कालिदास जो है मल्लिका के आग्रह करने पर अंत में वो क्या होता है, उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है और चला भी जाता है। कालिदास ग्रामीण अंचल में रहकर ऋतुसंहार की रचना की थी। इस अंक की शुरुआत मेघ गर्जन के वर्षा से होती है, यानी मेघ गर्जन के धराधार वर्षा से होती है, तथा अंत भी मेघ गर्जन के धराधार वर्षा से अंत भी होती है। अब प्रथम अंक में जो पात्र आए, मल्लिका, अंबिका, कालिदास, मातुल, दंतुल, निक्षेप और विलोम, ये सब प्रथम अंक में आए हैं। अब दूसरे अंक में चलते हैं। दूसरे अंक में जो है, कालिदास उज्जैनी जाकर कुमार संभव, देखिए कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। और कालिदास की रचनाओं का मूल भाव ग्रामीण अंचल की यादें थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ जितनी भी रचनाएं की, सभी रचनाओं में क्या समाया हुआ था, तो ग्रामीण अंचल की वही यादें जो वहाँ पर वो रहे थे प्रारंभ में। उज्जैनी जाकर कालिदास मल्लिका के एकनिष्ठ प्रेम को भूलकर उज्जैनी के राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेता है। मल्लिका को यह बात मालूम होने पर उसे बहुत पीड़ा होती है, परंतु बाहर से अपनी प्रेम की पीड़ा को वो नहीं दिखाती। अर्थात वो बाहर से ऐसा लगता है उसे कोई पीड़ा नहीं, परंतु अंदर ही अंदर वो क्या, इस प्रेम की, इस विरह की पीड़ा को झेलती है। मल्लिका उज्जैनी जाने वाले व्यवसायियों से कालिदास के जो ग्रंथ है उसको मंगवाकर पढ़ती भी है, ये भी याद रखिएगा। कालिदास को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। एक बार कश्मीर जाते समय, यहाँ एक बार होगा, एक बार क्या होता है, एक बार कालिदास कश्मीर जाते समय अपने ग्राम में रुकता भी है, परंतु मल्लिका से स्वयं ना मिलकर अपनी रानी प्रियंगु मंजरी को भेजता है। यानी एक बार वो जब कश्मीर जा रहा होता है तो वही अपना ग्राम में रुकता है, जहाँ पर वो कभी मल्लिका के साथ प्रेम करता था। मल्लिका के लिए सब कुछ, मतलब एक प्रकार से मल्लिका के प्रति पूरा उसका प्रेम निछावर था, परंतु जब वो अपना ग्राम में रुकता है तो मल्लिका से वह नहीं मिलता है, और मिलने के लिए किसको भेज देता है, तो अपनी रानी प्रियंगु मंजरी को। यहाँ ये भी हो सकता है कि भेजने का कारण हो सकता है कालिदास को अपने आप पर शर्मिंदा महसूस हो रहा होगा, या फिर अपने आप पर सोच रहा होगा कि मैं अब इस क्या मुँह कर ले जाऊँ, यानी क्या मुँह लेकर जाऊँ मल्लिका के पास, क्योंकि मैं तो अपना सारा जो भी वह वादा किया था सब भूल गया था। इसीलिए वह अपनी रानी प्रियंगु मंजरी को ही क्या करता है, मल्लिका के पास भेजता है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका के जर्जर घर को देखकर उसे नया बनवाना चाहती है, परंतु मल्लिका मना कर देती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका का विवाह अपने योग्य कर्मचारियों के साथ करवाना चाहती है और यह प्रस्ताव भी उसके पास रखती है, परंतु मल्लिका मना करके उदास हो जाती है। वस्तुतः कह सकते हैं कालिदास के अभ्युदय की कामना का बदला मल्लिका के समय ने प्रियंगु मंजरी के दर्द के रूप में दे दिया। अर्थात प्रियंगु मंजरी, क्योंकि मल्लिका के जो प्रेमी था उससे प्रियंगु मंजरी विवाह करती है, इसीलिए कह सकते कालिदास की अभ्युदय की कामना का बदला मल्लिका ने क्या किया, मल्लिका को समय ने क्या किया, तो प्रियंगु मंजरी के रूप में, दर्द के रूप में दे दिया। आगे देखिए, बीमार अंबिका का हाल चाल लेने विलोम मल्लिका के घर आता है। इसी अंक में, अंक 2 में विलोम क्या आता है, वह तो सिर्फ इसलिए आता है कि वह यह बताने के लिए आता है कि कालिदास ग्राम में आए हैं, परंतु तुमसे मिलने नहीं आए, तुमसे तो बहुत प्रेम करते थे, फिर आए क्यों नहीं। इन सब बातों को लेकर आया था। ये बहाना था कि अंबिका का हाल चाल लेने का ये बहाना लेकर वो आया था, और उसका सही जो आने का उद्देश्य था कि मल्लिका को यह कहने की, कालिदास जिसे तुम इतना प्रेम करती थी, जो तुमसे इतना प्रेम करता था, परंतु आज देखो तुम्हें किस प्रकार भूल गया। जिसे तुम भावनाओं के प्रेम करते थे, आज उसी भावना को कालिदास ने भुला दिया है। आज इस गांव में आकर भी तुमसे मिलने नहीं आया। ये सब बातों को लेकर आया था, सिर्फ बहाना था अंबिका का हाल चाल लेना, क्योंकि अंबिका क्या थी, बीमार थी। विलोम और मल्लिका
में कालिदास और मल्लिका के पास नहीं आना। देखिए, विलोम और मल्लिका में कालिदास का मल्लिका के पास नहीं आना को लेकर शब्दों का नोक झोंक भी होता है। दोनों आपस में खूब शब्दों का नोक झोंक करते हैं और मल्लिका हमेशा कहते तुम यहाँ से चले जाओ, अभी तुम यहाँ मेरे पास नहीं रहो, क्योंकि विलोम से हमेशा नफरत करती थी मल्लिका। विलोम के जाने के बाद मल्लिका रोने लगती है, जिस पर उसकी माँ अंबिका कहती है अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हारे भावना रूपी प्रेम को निरादर कर दिया। यानी किसके बारे में कह रही है? तो कालिदास के बारे में कह रही है। अब अंक 3 में चलते हैं। अंक 3 में इस अंक की शुरुआत भी आषाढ़ की प्रथम दिन की वर्षा से होती है। वर्षा से भीगा हुआ मातुल बैसाखी के सहारे वर्षा से बचने के लिए मल्लिका के घर में प्रवेश करता है। मातुल से मल्लिका को यह पता चलता है कि कालिदास अब कश्मीर का सम्राट नहीं रहा। देखिए क्या क्या इसमें आ गया। तो इसमें सबसे पहले वर्षा का वही प्रथम दिन, धाराधार वर्षा। जो मातुल है, जो कालिदास का मामा था, वो बैसाखी के सहारे, क्योंकि अब चल नहीं पाता है, तो बैसाखी के सहारे वर्षा से बचने के लिए मल्लिका के घर में प्रवेश करता है। अब मातुल मल्लिका को कहता है कि कालिदास अब कश्मीर का सम्राट नहीं रहा, वह कश्मीर छोड़कर संन्यास लेकर काशी चला गया है। ऐसा सूचना मल्लिका को मातुल से मिलती है। मल्लिका कालिदास के संन्यास ग्रहण से व्याकुल हो उठती है। जब मल्लिका को पता चलता है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया है, तो उसे लगता है कि इसका कारण भी क्या हूँ, मैं ही हूँ, मेरे कारण ही कालिदास को आज इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, ऐसा उसे लगता है। मल्लिका की माता अंबिका का इलाज के अभाव में मृत्यु हो चुकी है। मल्लिका मजबूरी में विलोम की पत्नी और एक बच्चे की माँ भी हो जाती है। यानी मल्लिका अब क्या होती है, उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है, अब मल्लिका मजबूरी में विलोम की पत्नी और उसकी एक बच्ची की माँ भी हो जाती है। अब देखिए, नाटक के अंत में आषाढ़ के धाराधार वर्षा से भीगा हुआ कालिदास मल्लिका के घर में उपस्थित होता है और अपनी सभी रचनाओं में से उपस्थित होने के बाद वह मल्लिका को बताता है कि अपनी सभी रचनाओं में नायक वह स्वयं है। यानी जितनी भी रचनाएं की उसने उज्जैनी में रहकर, उसमें स्वयं वो क्या है, तो नायक है, और प्रेमिका नायिका के रूप में मल्लिका है। अर्थात वो मल्लिका को होता है तुम उसकी क्या हो, नायिका हो, अब मैं क्या हूँ, नायक हूँ। अर्थात सभी जितनी भी रचनाएं, सबका प्रेमी मैं हूँ, प्रेमिका मेरी प्रेमिका तुम हो। तथा वह कहता है पुनः एक नया जीवन के साथ शुरू करने की बात कहता है। कथक में अब हम लोग मिलकर पुनः एक नया जीवन शुरू करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी तो ही लफड़ा होगा। विलोम के अचानक आने से मल्लिका के घर से एक बच्ची का रोने की आवाज़ सुनकर वह मायूस हो जाता है। यानी जो कहता है कि अब फिर से एक नया जीवन शुरू करेंगे, परंतु वहाँ अचानक विलोम आ जाता है। अब विलोम और कालिदास में वार्तालाप होता है, तो उसे मालूम चल जाता है कि विलोम जो है मल्लिका का पति बन चुका है, और जो अंदर बच्ची रो रही है वो किसकी बच्ची है, तो विलोम की बच्ची है। तो यह सोचकर वो क्या होता है, बहुत ही मायूस हो जाता है और कहता है, क्या कहता है, समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। यह कहकर क्या होता है, मल्लिका जब अपनी बच्ची, जो उसकी बच्ची जब रोने लगती है, उसे लेने के लिए अंदर कमरे में जाती है, तब तक कालिदास वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, चला जाता है। मल्लिका कालिदास पुकारते हुए आगे बढ़ने लगती है, परंतु बच्ची की जो प्रेम है, मातृत्व प्रेम में आगे वह नहीं जा पाती है और यहाँ थोड़ा सा अपनी पुत्री को ना, अपनी जो छोटी बच्ची है, अपनी बच्ची को अपने हृदय में सटाकर रोती है, चूमती है, और बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देती है, और कथा यह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 अंकों का जो नाटक था, ये इसमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संपूर्ण नाटक में मल्लिका क्या रही, तो मल्लिका का स्त्री प्रधान यह नाटक कह सकते हैं, क्योंकि तीनों अंक में मल्लिका ही प्रमुख पात्र के रूप में आई। अब हम आषाढ़ के एक दिन में जो प्रथम अंक में जितने भी महत्वपूर्ण कथन है उसको हम लेकर आए हैं। अब इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण कथन है इसे मैं आपको ज़रूर बता दे रहा हूँ। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा भी ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये भी मल्लिका का ही कथन है। 2 महत्वपूर्ण जो कथन है
ये पूछ सकता है। तीसरा कथन जो है इसमें अंक 1 में ये भी महत्वपूर्ण है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है, ये अंबिका का कथन है। आगे देखिए और इसमें बहुत सारे कथन आए हैं, जो महत्वपूर्ण कथन है उसे हम बता देने का प्रयास करें। इसे आप क्या करिएगा, नोट में रख लीजिएगा। और किसी को अगर नोट्स चाहिए, या बिहार स्टेट की हो या फिर झारखंड का सीजीएल की परीक्षा या सहायक आचार्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स उपलब्ध है। अगर झारखंड के सीजीएल की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बता दूं कि जेएसएससी पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मेरे पास उपलब्ध है, नहीं संपूर्ण सिलेबस का नोट्स उपलब्ध है। इसके लिए बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बता दूं कि जिनको भी नोट्स चाहिए तो नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको क्या करने होंगे, तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप का लिंक है, या फिर डायरेक्ट मेरा नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कांटेक्ट करने के बाद बता दिए जाएंगे किस प्रकार आपको नोट्स प्राप्त हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण है जो पंक्ति है प्रथम अंक में, मैं राजकीय मुद्रा से कृत होने के लिए नहीं हूँ, ये कालिदास का बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी बिंदु है। अगला विलोम का ये जो कथन है ये भी कई बार पूछ चुकता है। विलोम क्या है, एक असफल कालिदास है और कालिदास एक असफल विलोम। यानी कहता है विलोम क्या है, एक असफल कालिदास, और कालिदास कौन है, ये तो एक सफल विलोम होगा ना, एक सफल विलोम है, ये विलोम का कथन है। दूसरे अंक में जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है ये है, अभी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने, यह किसका कथन है, तो अंबिका का है, जिसने अर्थात किसके बारे में कह रही है, तो कालिदास के बारे में कह रही है। अब तृतीय अंक में जितने महत्वपूर्ण कथन आए हैं वो सभी का इसमें चर्चा है। एक कथन इसमें नहीं दिया और जिसकी हम चर्चा कर दे रहे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब कालिदास को पता चल जाता है कि जो बच्ची है वो किसकी है, तो मल्लिका की है, किसके द्वारा, तो ये संबंध है विलोम और मल्लिका के द्वारा, दोनों का संबंध है। तो कहता है समय अत्यधिक देख रहा हूँ कि समय क्या है, तो समय जो है अत्यधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। इस कथन को बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। ये किसका कथन है, तो कालिदास का कथन है। अब इस नाटक के प्रति जितने भी विद्वानों के महत्वपूर्ण मत हैं उन मत को भी हम लेकर आए हैं। मोहन राकेश खुद स्वयं कहते हैं, कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों की फलक है, ये मोहन राकेश स्वयं कहते हैं। तो जितने भी इसमें महत्वपूर्ण जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं, साथ ही साथ मोहन राकेश भी कुछ मत अपना दिए हैं। मल्लिका के बारे में कहते हैं, मल्लिका का चरित्र एक ऐसी प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में विरोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुलस कर अपने मूल में विरोपित नहीं होती। ये मल्लिका के बारे में मोहन राकेश स्वयं कहते हैं। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण जो मोहन राकेश के नाटक के विषय में जितने भी विद्वानों का मत है उसे भी हम लेकर आए हैं। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बिहार स्टेट की तैयारी करे विद्यार्थी को अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सभी विषयों जितने भी सिलेबस में लगे हुए हैं, सभी सिलेबस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है उसे आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और यूजीसी नेट की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित है कि 1-2 प्रश्न आने वाला है। तो सभी साथी इस क्लास को देखने के बाद इस वीडियो क्लास को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके जितने भी आपके साथी जो हिंदी विषय से हैं और तैयारी करें उनके पास शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी यह नाटक जा सके और वह इसे देखकर लाभ उठा सके। अंत में जो विद्यार्थी भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको जो पढ़ाते हैं जितनी भी विभिन्न किताब हैं, मूल किताबों को पढ़कर जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी बिंदुओं को हम लेकर आते हैं, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में जब आप बैठे तो आपसे एक भी प्रश्न न छूटे। चलिए सभी को धन्यवाद।